बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा टॉपिक है एंथ्रोपोमेट्री। कल से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने आपको बताया हम लोग असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस करेंगे, ठीक है। तो इसमें असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस में डिफरेंट पॉइंट्स आते हैं और सबसे पहला ही आपकी डोमेन है एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री इंट्रोडक्शन। एंथ्रोपोस का क्या मतलब है? एंथ्रो जो वर्ड निकलता है, अगर कहीं भी आप साइंस में एंथ्रो वर्ड पढ़ते हैं तो एंथ्रो मैन से निकलता है, मीनिंग मैन, ठीक है। और मेट्रोन सिंपली मेजरमेंट है। तो एंथ्रोपोमेट्री मिला के मैन मेजरमेंट बन जाता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हमारी इंडिविजुअल बॉडी का साइज और उसकी बॉडी कंपोजिशन पढ़ेंगे, और इन दोनों को मिला के इनकी मेजरमेंट से हमें पता चल जाता है कि एक इंडिविजुअल का न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है। डेफिनेशन है अ ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। एंथ्रोपोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ बॉडी हाइट, वेट एंड प्रमोशंस। एंथ्रोपोलॉजी की ब्रांच है जो कि क्या इन्वॉल्व करती है? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीनिंग नंबर ज़्यादा होना, ठीक है, और क्वालिटी मीन्स क्वालिटी में ज़्यादा अच्छा होना, ठीक है। तो हम ये इन्वॉल्व क्या करता है? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इन्वॉल्व करता है बॉडी की, नंबर्स में बॉडी की मेजरमेंट हम लेते हैं, ठीक है। और मेजरमेंट होती किसकी है? ज़्यादातर हाइट, वेट और बॉडी प्रोपोर्शंस की। It is the single most portable, universally applicable, inexpensive and non-invasive technique for assessing the size, proportions and composition of human body. मतलब क्या है कि जैसे कि न्यूट्रिशन असेसमेंट चेक करने के लिए आप डाइटरी असेसमेंट लेते हैं, आप बायोक्लिनिकल मेथड्स लेते हैं, आप लेबॉर्ट्री असेसमेंट्स लेते हैं तो वो टेक्निक्स जो हैं थोड़ी सी इन्वेजिव होती हैं, पर्सनल प्राइवेसी आपकी थोड़ी सी कह लें कि पार होती है। लेकिन एंथ्रोपोमेट्री में भी इफ़ अ पर्सन अलाउज, तो आप अगर उनकी हाइट, वेट वगैरह ले लें, क्योंकि वो जनरली वैसे भी नज़र आ रहा होता है, तो कंपैरेटिवली ये नॉन इन्वेजिव है और इनएक्सपेंसिव है। मतलब आपके इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते और एक्यूरेटली आप काफ़ी हद तक एक्यूरेटली आप कुछ पॉइंट्स में अगर फ़र्क आ जाए तो आ जाए, वरना काफ़ी हद तक आप बॉडी का न्यूट्रिशन स्टेटस असेस कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू इवैल्यूएट बोथ अंडर एंड ओवर न्यूट्रिशन। तो हमें क्या पता चलता है कि ईदर पेशेंट या इंडिविजुअल आपका मैल नॉरिश्ड है, अंडर नॉरिश्ड है या ओवर नॉरिश्ड है, ठीक है। अंडर नॉरिश्ड में आ जाएंगे आपकी प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, और ओवर नॉरिशमेंट में आपकी आ जाती है ओबेसिटी, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, ये सब आ जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है पैरामीटर्स ऑफ एंथ्रोपोमेट्री। अच्छा, अब एंथ्रोपोमेट्री में आता क्या क्या है ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। दो तरह के फैक्टर्स आते हैं इसमें, एज डिपेंडेंट फैक्टर्स आते हैं और एज इंडिपेंडेंट फैक्टर्स आते हैं। डिपेंडेंट का मतलब है एज के ऊपर इन्हिसार करता हो, मतलब एज मेजर फैक्टर होता है उसमें, और इंडिपेंडेंट इन एज के बगैर भी आप ये फैक्टर्स चेक कर सकते हैं। तो जो ज़्यादातर एज डिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं वो मेजरमेंट्स लेते हैं बॉडी साइज की, ठीक है। इसमें आपका आ जाएगा वेट, हाइट, हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस। फिर उसके बाद एज इंडिपेंडेंट फैक्टर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर मेजर करते हैं बॉडी कंपोजिशन को। इसमें आपका आ जाता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी कर लेंगे। वेस्ट टू हिप रेशो, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, वेट फॉर हाइट एंड स्किन पोर थिकनेस। तो हम सबसे पहले एज डिपेंडेंट फैक्टर्स को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका आ जाता है वेट। The measurement of weight is most reliable criteria for assessment of health and nutritional status of children, बच्चों के लिए, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे जो आपके इन्फेंट्स होते हैं, न्यूबॉर्न्स होते हैं, बेबीज़ होते हैं या अप टू 5 years ऑफ एज होते हैं,
उनमें ज़्यादातर हम हाइट और वेट चेक करते हैं। और क्यों चेक कर रहे होते हैं? एज के हिसाब से हम ये फिगर्स चेक करते हैं, और ये हम इसलिए चेक करते हैं ताकि हमें पता लग सके कि एज के साथ साथ ईदर द चाइल्ड इज ग्रोइंग एक्यूरेटली या नहीं। स्पेसिफिक फिगर्स हैं कि अच्छा 3 मंथ्स में बच्चे की हाइट इतने इंचेस हो जानी, सॉरी 1 ईयर में बच्चे की हाइट इतने इंचेस हो जानी चाहिए, फिर 2 ईयर्स में बच्चे की हाइट इतनी इंचेस इंक्रीज हो जानी चाहिए। तो वो कितना इंक्रीज हर महीने या हर आपके साल होता है, उस तरीके से पता चल जाता है कि बच्चा सही ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा। और अगर वहाँ से फिर उसके बाद वेट भी आप चेक करते हैं, वेट आप चेक करते हैं एज के हिसाब से और हाइट के हिसाब से। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि इधर बच्चा प्रॉपरली नॉरिश्ड है या नहीं है। वेट कैन बी रिकॉर्डेड यूजिंग, अच्छा अब ये कुछ आपकी मेजरिंग बैलेंसेज हैं, डिफरेंट बैलेंसेज होते हैं जिनके जरिए से आप मेजर कर सकते हैं। बीम टाइप वेइंग बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल्स फॉर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, बाथरूम टाइप मैकेनिकल स्केल एंड सॉल्टर स्प्रिंग मशीन। ये हम आगे देख लेते हैं। ये है आपका बीइंग टाइप वेइंग बैलेंस। नॉर्मली ये ज़्यादातर आपके उसमें होता है, क्लिनिक्स में होता है। इसमें आप यहाँ खड़े होते हैं, ठीक है, तो आपको और यहाँ से खड़े होके आपका वेट मेजर हो जाता है, और ये स्केल होता है, ठीक है। यहाँ आपने एक्यूरेटली साथ लग के आप खड़े होते हैं, ये सर पे जाता है आपके, एडजस्ट हो जाता है आपकी हाइट के हिसाब से, और यहाँ से आपकी हाइट पता चल जाती है। तो हाइट और वेट इकट्ठे पता चल जाता है। ज़्यादातर क्लिनिक्स में होता है। बीम टाइप वेइंग मशीन कहते हैं इसको, या वेइंग बैलेंस कहते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल्स। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल्स हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये बेबीज के लिए होते हैं। छोटे बच्चों को आप ऑब्वियसली खड़ा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो या आप उनको खड़ा करके वेट नहीं दे सकते जैसे नॉर्मली एडल्ट्स लेते हैं। तो बच्चों को इस तरह से टब टाइप सा ये होता है, इसमें लिटा देते हैं, और लिटा के यहाँ से आप उनका स्केल पे उनका वेट आ जाता है, यहाँ से आप चेक करते हैं। फिर बाथरूम टाइप ऑफ मैकेनिकल स्केल, जो मैकेनिकल स्केल है, मैकेनिकल स्केल भी हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक स्केल भी हो सकता है, ठीक है। ये सिंपल आपके ज़्यादातर इसको मैकेनिकल स्केल ही कहते हैं। ये सिंपल हमारे जो हैं जो वेइंग मशीन्स होती हैं ये वो हैं। अच्छा, इसको बाथरूम टाइप क्यों कहते हैं? बाथरूम टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि अक्सर ये वॉशरूम्स में रखी होती हैं, और ये आपके लिए बेहतर होता है कि आप इन्हें वॉशरूम में जब सारे कपड़े उतार लेते हैं या वॉशरूम से हो लेते हैं। फॉर एग्जांपल अक्सर होता है सुबह उठ के वॉशरूम से हो के आप चेक करते हैं ताकि आपको एक्यूरेटली अपना वेट पता लग सके, तो इसलिए इसको बाथरूम टाइप मैकेनिकल स्केल भी कहते हैं। नेक्स्ट है सॉल्टर स्प्रिंग मशीन। तो ये भी एक जिस तरह से इन्फेंट्स जो हैं, इन्फेंट्स के लिए ज़्यादातर बेहतर है इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल्स, ठीक है। फिर उसके बाद सॉल्टर स्प्रिंग मशीन आप कह लें इन्फेंट से थोड़े बच्चे ज़रा बड़े होंगे, ठीक है, या 8-9 मंथ्स ऑफ एज, 12 मंथ्स ऑफ एज के बच्चों के लिए भी, या इससे थोड़े बड़े बच्चों के लिए भी आप सॉल्टर स्प्रिंग मशीन यूज़ करते हैं। ये सिंपली आप बच्चों को इस तरह से झूला बना होता है उनमें बिठा देते हैं, और ऊपर से आपका या तो ये इस तरह से स्केल मेजर होता है, या फिर इस स्केल पे यहाँ पे आपका नंबर आ जाता है। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है, ये जो खिंच रहा है ना, यहाँ से एक नंबर आता है, तो वहाँ से आपको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली कितना वेट है बच्चे का। ग्रोथ वेलोसिटी, द पीरियोडिक रिकॉर्डिंग ऑफ वेट ऑन ग्रोथ चार्ट इज एसेंशियल फॉर मॉनिटरिंग द ग्रोथ ऑफ अंडर 5 चिल्ड्रन। मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपका वेट जो है वो आपकी एज के हिसाब से मेजर किया जाता है, और उस तरह से पता चल जाता है कि आपकी जी ग्रोथ के हिसाब से आपका वेट ठीक है कि नहीं, आपकी एज के हिसाब से बच्चा सही ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एग्जांपल में देख लें, 0 to 4 मंथ्स ऑफ एज में बेबी का वेट 1.0 kg होना चाहिए, ठीक है। 5 to 8 में 0.75 kg, 9 to 12 मंथ्स में 0.50 kg, 1 to 3 years में 2.25 kg, और इसी तरह से सो ऑन। इसका तरीका क्या है? नॉर्मली वेट एट 4 to 5 months is equal to 2 multiplied by birth weight।
जो भी बर्थ वेट होगा, फॉर एग्जांपल 9 पाउंड्स का बच्चा है, ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जो बर्थ वेट है 4 to 5 मंथ्स में वो अपना जो ओरिजिनल वेट बच्चे का होता है उससे 2 गुना बढ़ जाता है। 1 साल बाद बच्चे का जो ओरिजिनल बर्थ वेट था वो 3 गुना बढ़ जाता है बच्चा। 2 साल में 4 गुना बढ़ता है और 7 साल तक 7 गुना बढ़ता है। तो इस तरीके से बर्थ वेट जो है आप मेजर कर सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला भी है, वीट्स फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल आप देखें 3 to 12 मंथ्स में जो एक्सपेक्टेड वेट होगा, ठीक है, इज इक्वल टू एज मंथ्स, ठीक है, और फिर प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2। आप यहाँ पे अपनी एज लिखते हैं, बच्चे की जो भी एज है, फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स ऑफ बेबी है, 6 मंथ्स की है, तो 6 प्लस 9 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो होता है आपका एक्सपेक्टेड वेट। उस तरीके से आप पता लगा लेते हैं कि बच्चे का इधर इतना वेट इस एक्सपेक्टेड वेट से ज़्यादा वेट है या कम वेट है। तो इस सिंपल फॉर्मूला के जरिए से आप इजीली कर सकते हैं। वरना दूसरा तरीका ये होता है ग्रोथ चार्ट्स, सिंपल नॉन लाइन ग्रोथ चार्ट्स होते हैं। WHO ने ग्रोथ चार्ट्स बनाए हुए हैं, USDA ने ग्रोथ चार्ट्स बनाए हुए हैं, तो वहाँ से आप सिंपली चार्ट डाउनलोड करते हैं, वहाँ से मॉनिटर कर लेते हैं वेट। नेक्स्ट है आपका हाइट। द वर्टिकल डिस्टेंस measured फ्रॉम क्राउन ऑफ हेड टू बॉटम ऑफ फीट या हील्स तक फॉर चिल्ड्रन 2 year ऑफ एज और ओल्डर। अच्छा, अब जो हाइट होती है वो वर्टिकल मतलब स्ट्रेट लाइन, ये वर्टिकल होता है और इस तरह से हॉरिजॉन्टल होता है। तो स्ट्रेट लाइन में क्राउन मतलब सर का जो आप कह लें स्कैल्प है, ठीक है, जहाँ पे उर्दू में इसको कहते हैं, उर्दू में आप कह लें जो बिल्कुल आपका सर जहाँ पे एंड हो रहा होता है ना, जहाँ पे अगर बच्चे देखें या आप मर्दों के जहाँ से बाल शुरू हो रहे होते हैं, बीच में एक राउंड सर्कल बनता है, वो बढ़ते जाते हैं, तो वो जो एक पॉइंट होता है वहां से लेकर बॉटम तक, हील्स तक हाइट मेजर की जाती है, ठीक है। अच्छा, अब हाइट किस में मेजर वो होती है, वो 2 years से ओल्डर बच्चों से लेकर एडल्ट तक, 2 years से ओल्डर एज के बच्चों और एडल्ट में होती है। तो जो 2 years से कम होंगे उनके लिए क्या होती है, उनके लिए रिकम्बेंट लेंथ होती है, ठीक है। लेंथ जो है हॉरिजॉन्टली मेजर होती है, ठीक है। तो हम इसको वर्टिकली नहीं मेजर करते, बच्चों को लिटा के फिर आप मेजर करते हैं, इसलिए वो रिकम्बेंट का मतलब होता है लिटाना। रिकम्बेंट लेंथ मेजर की जाती है 2 साल से छोटे बच्चों में। द डिस्टेंस measured from crown of head to bottom of feet while child or infant is in supine position, मतलब लेटा हुआ है। The recombinant length from heel to crown is taken by infantometer, while in case of adults, height is measured by vertical measuring rod या anthropometric rod। तो adults में आपका anthropometric या vertical measuring rod होता है और बच्चों के लिए infantometer होता है। ये आप देख सकते हैं, सुपाइन पोजीशन लिटा दिया गया है, ठीक है। एडल्ट्स को चाहिए जिस तरह से आप पिक्चर में देख रहे हैं, क्राउन उनका पकड़ा जाता है, ठीक है, ताकि एग्जैक्टली क्राउन यहाँ पे जो पीस है उसके साथ लग जाता है, और बच्चों की नीज पे हाथ रख के पाँव के साथ मेजर किया जाता है। तो पाँव को लगाना होता है जहाँ तक खत्म होते हैं, ठीक है। ये जो आपके 2 पॉइंट्स हैं ये मूविंग होते हैं, जितना बच्चा होता है उतना उसके हिसाब से आप लगा लेते हैं। तो यहाँ से फिर आप सिंपली लेंथ मेजर कर लेते हैं, ठीक है। इसको इन्फेंटोमीटर कहते हैं। और स्टैंडिंग हाइट ये स्टेडियोमीटर है, ठीक है। सिंपली आप खड़े होके आप, ये आपकी क्लिनिकल सेटिंग्स में होता है, आप खड़े होते हैं, आपने अपनी हील लगानी होती है दीवार के साथ, फिर आपने अपने शोल्डर्स लगाने होते हैं और आप अपना क्राउन लगाना होता है, ये क्राउन होता है, ठीक है। तो फिर वहां से आप मेजर कर लेते हैं हाइट। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है एंथ्रोपोमेट्रिक इंडाइसेस। एंथ्रोपोमेट्रिक इंडाइसेस होते हैं 2 मेजरमेंट्स का मिक्सचर। जैसे हमने अभी हाइट और वेट पढ़ा है, तो हाइट और वेट का मिक्सचर, दोनों को मिला के उनसे जो मेजरमेंट्स निकलती हैं उनसे ये तरीका ये इसलिए होता है ताकि आपका एग्जैक्टली सही तरीके से न्यूट्रिशनल स्टेटस मेजर हो सके। तो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मेजरमेंट्स और 1
measurement plus a person's age. Indices tells the relation between two measurements. तो ये क्या है, या तो कम्बिनेशन होती है दो मेजरमेंट्स की, या एक मेजरमेंट प्लस अ पर्सन एज उसको मेजर करते हैं, तो इनको हम इंडाइसिस कहते हैं, ठीक है। तो इंडाइसिस क्या होती है, रिलेशनशिप बता रही हैं दो मेजरमेंट्स के दरमियान। मोस्ट कॉमन एंथ्रोपोमेट्रिक इंडाइसिस आर, ज्यादातर हमारी वेट फॉर हाइट होती है, ठीक है, हाइट फॉर एज होती है और वेट फॉर एज होती है। अच्छा, ये गौर से सुनिएगा, वेट हाइट के हिसाब से कितना है, ठीक है, हम वेट को चेक करते हैं हाइट के हिसाब से, ठीक है। और ये हम क्यों चेक करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि क्रॉनिक वेस्टिंग तो नहीं हो रही है, मतलब क्या है कि हाइट के हिसाब से हमारा वेट कम तो नहीं है, ठीक है। अगर कम होगा तो क्या होगा, मसल वेस्टिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। वो एक्यूट मेल न्यूट्रिशन का आप कहने साइन है, ठीक है। तो वेस्टिंग चेक करने के लिए या मसल वेस्ट तो नहीं हो रहा, तो हम उसको चेक करते हैं हाइट के हिसाब से, ठीक है। फिर हम हाइट चेक करते हैं एज के हिसाब से। अब जो एज है उसके हिसाब से हाइट हमारी कितनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 साल का बच्चा है तो उसकी हाइट अब कितनी होगी, ठीक है। तो हाइट हम चेक करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि स्टंटिंग तो नहीं हो रही, ग्रोथ रुक तो नहीं गई, ग्रोथ को रुक जाना, स्टॉप हो जाना स्टंट कहते हैं, स्टंटिंग, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि हमारी हाइट, हमारी बच्चे की ग्रोथ एज के हिसाब से रुक तो नहीं गई है, ठीक है। स्पेसिफिक फिगर्स बने हुए हैं, पहले से डेवलप्ड हैं कि हर एज के हिसाब से इतनी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ से आप सिंपली आप ग्रोथ चार्ट से चेक कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली आपने हाइट मेजर करनी हो तो यार आप ग्रोथ चार्ट पे देखते हैं कि कितनी हाइट है, उससे आपको पता चल जाता है कि बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है। और अगर उसकी हाइट कम है अकॉर्डिंग टू द चार्ट, तो फिर इट्स बेटर टू कंसल्ट अ न्यूट्रिशनिस्ट। फिर नेक्स्ट आ जाता है वेट फॉर एज। अब हमने चेक करना है, पहले हमने एज के हिसाब से हाइट चेक की थी, अब हमने एज के हिसाब से वेट चेक करना है, ठीक है। और सबसे पहले हमने क्या किया था, हाइट के हिसाब से वेट चेक किया था, ठीक है। हाइट के हिसाब से वेट चेक किया तो इसका मतलब क्या है, हमें पता चल गया कि हाइट के हिसाब से वेट कम तो नहीं है। अब हम एज के हिसाब से वेट देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा एज के हिसाब से वेट कम तो नहीं है, ठीक है। मतलब 2 साल के बच्चे की वेट कितना होगा, ठीक है, उससे हमें पता चल जाता है। और ज़्यादातर हम ये क्यों चेक करते हैं, इधर बच्चा अंडरवेट तो नहीं है या उसको प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन तो नहीं हुई, ठीक है। तो ये आपकी सबसे ज़्यादा कॉमन एंथ्रोपोमेट्रिक इंडाइसेस हैं और इनसे आपको, अच्छा, ये जो हाइट फॉर एज है ये एडल्ट्स में भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। हाइट फॉर एज आपकी तकरीबन टीनेजर्स तक, ठीक है, जब तक आपकी ग्रोथ होती है, टीनेज ईयर्स तक वुमेन मन की ग्रोथ होती है तो तब तक आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वेट फॉर हाइट जो है ये आप चेक कर सकते हैं एडल्ट्स में, इवन आफ्टर द ग्रोथ स्टॉप्स, ठीक है। तो ये हाइट फॉर एज और वेट फॉर एज बच्चों में ज़्यादातर होता है, ठीक है, और वेट फॉर हाइट ज़्यादातर एडल्ट्स में चेक किया जाता है, ठीक है। इसमें आपका ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी हाइट 5'2" है तो उस हिसाब से आपका वेट अगर 96 है तो इट्स टू मच हाई, आप ओबीज हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता लग जाता है कि कितना आपका वेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर हाइट। अच्छा, ये इस तरह के चार्ट्स होते हैं, ये सिंपल चार्ट है, ये चार्ट है, ग्रोथ चार्ट है फॉर वुमेन, बच्चे, छोटी बच्चियों के लिए ग्रोथ चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रोथ उनकी इंचेस में भी है और सेंटीमीटर में भी है, ठीक है। ये देखें, ये लेंथ है जो कि आपकी सेंटीमीटर्स में और इंचेस में है, ठीक है। यहाँ पे आपकी एज है, ठीक है, एज कितनी होनी चाहिए, ठीक है, और नीचे आपका वेट है, ठीक है। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं सिंपली कि आपकी सॉरी, ये वेट है, ठीक है, दिस इज द वेट एंड दिस इज लेंथ। तो यहाँ से इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी, फॉर एग्जांपल 3 months पे, ठीक है, उनका वेट था, उनकी लेंथ है
25.5, ठीक है, और वेट उनका 32 या तकरीबन ये 33 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि कितना होना चाहिए, ये चार्ट के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आप आ जाएं हेड सर्कमफ्रेंस। हेड सर्कमफ्रेंस बच्चे का सर का साइज लेते हैं, ठीक है, उससे आपको पता चल जाता है कि बच्चे की ब्रेन ग्रोथ कितनी हो रही है, ठीक है। ब्रेन ग्रोथ टेक्स प्लेस 70% ड्यूरिंग फीटल लाइफ। फीटल लाइफ होती है बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ फीटल लाइफ में आपका तकरीबन ग्रोथ होती है 70%, ठीक है। फिर उसके बाद 15% होती है ड्यूरिंग इन्फेंसी। फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में 15% ग्रोथ होती है, और रिमेनिंग ग्रोथ होती है आपकी, वो होती है 10%। ये आपकी प्री स्कूल ईयर्स में होती है, ठीक है। तो प्री स्कूल ईयर्स के बाद आपकी उसके बाद आपकी तकरीबन बहुत स्लो हो जाती है ग्रोथ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ब्रेन ग्रोथ आपकी होती है 70% होती है ड्यूरिंग फीटल लाइफ बिफोर बर्थ, फिर 15% होती है ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, और फिर 10% होती है ड्यूरिंग प्री स्कूल ईयर्स, ठीक है, तकरीबन 5 साल के बच्चे की उम्र तक, या आजकल आप कर लें 3.5-4 साल की उम्र के बच्चों तक की 10% तक ग्रोथ होती है। हेड सर्कमफ्रेंस आर रूटीनली रिकॉर्डेड अंटिल 5 years ऑफ एज। 5 साल के बच्चे तक की एज तक हेड सर्कमफ्रेंस नोट किया जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि पता चल सके कि प्रॉपर हेड ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही, ब्रेन ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही। उसके बाद जो ग्रोथ होती है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है और उसको इतना मुहैया करने की ज़रूरत नहीं होती, बट फर्स्ट 5 years ऑफ लाइफ इट्स वेरी नेसेसरी। अक्सर होता है जो बच्चे आप कहने हैंडीकैप्ड होते हैं, ठीक है, या उनका ब्रेन प्रॉपरली ग्रो नहीं किया होता, तो वो इस साल में किसी न किसी एक पॉइंट पे आके ब्रेन स्टॉप कर जाता है, ग्रोथ नहीं होती उनकी, ठीक है, सिर्फ बॉडी ग्रोथ होती है। तो यहाँ इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पता लगा सकें कि ब्रेन ग्रोथ प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है। इफ स्कैल्प एडिमा इज प्रेजेंट, मेजरमेंट ऑफ स्कैल्प एडिमा मे बी इनएक्यूरेट अंटिल 4th और 5th डे ऑफ लाइफ। तो इसका क्या मतलब है कि बच्चे अक्सर जब बर्थ होती है उनकी, तो अक्सर ऐसा होता है कि एडिमा प्रेजेंट होता है स्कैल्प में, मतलब पानी, सर में पानी होता है, ठीक है, तो वो ख़त्म हो जाता है, खुद ही ख़त्म हो जाता है, पहले 1 हफ्ते के दौरान ख़त्म हो जाता है। तो अगर एडिमा प्रेजेंट है तो उस वक्त आप हेड सर्कमफ्रेंस ना लें क्योंकि वो ज़्यादा होगा, तो उससे आपकी मेजरमेंट इनएक्यूरेट हो सकती है। द हेड सर्कमफ्रेंस इज मेजर्ड बाय प्लेसिंग द टेप ओवर द occipital protuberance at the back and just over the supraorbital ridge and the glabella in front। ये मैं अभी आपको पिक्चर से बताती हूँ। ये पिक्चर है आपकी, यहाँ से आप शुरू करते हैं और देखिए यहाँ पे आप लेकर आते हैं आईब्रो से ऊपर का एरिया, ये वाला जो एरिया है यहाँ से लेते हैं और कान के ऊपर होना चाहिए और पीछे आपका ये वाला एरिया होना चाहिए। तो इस तरह से पूरे सर का सर्कमफ्रेंस लिया जाता है। Head circumference growth velocity. During first year, there is 12 centimeter increase in head circumference, while in 1 to 5 year age, only 5 centimeter gain is occur. इसका क्या मतलब है कि पहले साल में इन्फेंसी के टाइम में 12 सेंटीमीटर इंक्रीज करता है ब्रेन साइज, ठीक है, या हेड सर्कमफ्रेंस इंक्रीज करता है, ठीक है, और फिर उसके बाद मतलब 1 साल के बाद से लेकर मतलब 2 से 5 साल तक 5 सेंटीमीटर गेन होता है हेड साइज, ठीक है। Adult head size is achieved between 5 to 6 years of age। तो जो आपका एडल्ट हेड साइज होता है वो तकरीबन 5 से 6 साल के बच्चों 5 से 6 साल के बच्चों की उम्र में आपको वो साइज मिल जाता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बॉडी ग्रो करती है और ब्रेन सर जो है उस हिसाब से बैलेंस में आ जाता है सर का साइज। द फॉलोइंग फार्मूला, डाइन्स फार्मूला इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द हेड सर्कमफ्रेंस इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। तो पहले साल में आपका फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में आपका डाइन्स फार्मूला के जरिए से हेड सर्कमफ्रेंस नोट किया जाता है। सिंपली आपने यहाँ पे डालनी है, सेंटीमीटर में आप चेक करेंगे, ऑब्वियसली इंचेस में नहीं चेक करेंगे, सेंटीमीटर में जो भी आपकी लेंथ आ रही है, ठीक है, हेड सर्कमफ्रेंस जो भी आ रहा है आपका, फॉर एग्जांपल 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर प्लस 9.5
यहाँ पे प्लस 2.59 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से आप जो है हेड सर्कमफ्रेंस इजीली नोट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड हेड सर्कमफ्रेंस इतना होता है। बर्थ पे 34 to 35 सेंटीमीटर होता है, 2 मंथ्स बाद 38 हो जाता है, 3 मंथ्स बाद 40, 4 मंथ्स बाद 41, 6 मंथ्स में 42 to 43, 1 ईयर में 45 to 46 और 5th ईयर तक आपका 50 सेंटीमीटर या 51 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड हेड सर्कमफ्रेंस है, ये एक्सपेक्टेड इतनी ग्रोथ होनी चाहिए बच्चे के सर्कमफ्रेंस, सर के सर्कमफ्रेंस में। नेक्स्ट आपका आ जाता है चेस्ट सर्कमफ्रेंस। ये भी बच्चों में ज्यादातर आप नोट करते हैं। इट इज मेजर्ड एट द लेवल ऑफ निपल्स, प्रेफरेबली इन मिड इंस्पिरेशन, ज़ाइफिस्टर्नम, ठीक है, ये है ज़ाइफिस्टर्नम। इस पॉइंट पे आप जो है चेक करते हैं, ठीक है, या फिर आप इस पॉइंट पर चेक करते हैं, मिडल पॉइंट पे, ठीक है। तो ये आपका चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है। इन चिल्ड्रन 5 years ऑफ एज लाइंग डाउन पोजीशन में होता है, और 5 years से पहले की 5 years तक लाइंग डाउन पोजीशन में आप चेस्ट सर्कमफ्रेंस नोट करते हैं, और 5 years के बाद स्टैंडिंग पोजीशन में चेस्ट सर्कमफ्रेंस नोट करते हैं, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन हेड साइज विद चेस्ट सर्कमफ्रेंस, अब ये वही है, एंथ्रोपोमेट्रिक इंडाइस है, ठीक है, कि हम हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट की रिलेशनशिप देख लेते हैं। बर्थ पे हेड सर्कमफ्रेंस ग्रेटर होता है देन चेस्ट सर्कमफ्रेंस, तकरीबन 3 सेंटीमीटर ज्यादा होगा। हेड सर्कमफ्रेंस 3 सेंटीमीटर ज्यादा होता है चेस्ट सर्कमफ्रेंस के। आपने नोट किया होगा बच्चे आफ्टर बर्थ उनका सर बहुत बड़ा होता है, उनकी बॉडी के हिसाब से अगर आप देखें तो सर बहुत ज्यादा बड़ा होता है और बॉडी छोटी होती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बॉडी ग्रो करती जाती है, ठीक है। तो इसीलिए बॉडी पार्ट बेबीज में या इन्फेंट्स में या फीटस में आप कह लें, अच्छा फीटस में कह लें तो बिफोर बर्थ फीटस में सबसे ज़्यादा जो बॉडी पार्ट ग्रो करता है वो सर ग्रो करता है कंपैरेटिवली टू अदर बॉडी प्रोपोर्शंस, ठीक है। तो आपका हेड सर्कमफ्रेंस ग्रेटर होता है देन चेस्ट सर्कमफ्रेंस के। एट अराउंड 9 months to 1 year ऑफ एज हेड सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू चेस्ट सर्कमफ्रेंस। तो आपके 9 months में या 1 साल की उम्र के बच्चे में हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस बिल्कुल एक बराबर हो जाता है, और फिर उसके बाद से आपका चेस्ट सर्कमफ्रेंस बढ़ता रहता है और हेड सर्कमफ्रेंस कम हो जाता है। बट देयर आफ्टर चेस्ट ग्रोज मोर रैपिडली कंपेयर टू द पेन। इन malnourished children, chest size may be significantly smaller than head circumference because growth of brain is less affected by undernutrition. Therefore, there will be considerable delay before chest circumference overtakes head circumference. तो क्या मतलब हुआ कि malnourished बच्चे में चेस्ट साइज जो होता है वो सिग्निफिकेंटली कम होगा हेड सर्कमफ्रेंस के। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप 1 साल के बच्चे को देख लेते हैं तो उसमें बजाय ये कि चेस्ट सर्कमफ्रेंस इक्वल हो हेड सर्कमफ्रेंस के, चेस्ट सर्कमफ्रेंस हेड सर्कमफ्रेंस से कम ही होगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज ग्रोथ ऑफ ब्रेन इज लेस अफेक्टेड बाय अंडर न्यूट्रिशन। ये आप कह लें कि अंडर न्यूट्रिशन का काफ़ी हद तक कॉग्निटिव थिंकिंग पे इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है, या ब्रेन मोटर स्किल्स, क्रॉस मोटर स्किल्स पे इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो ब्रेन का ग्रोथ होती है वो अंडर न्यूट्रिशन से इफेक्ट नहीं होती। तो इसका क्या मतलब है कि बॉडी अगर कुछ खा भी रही होती है तो बॉडी प्रेफर करती है पहले दिमाग में जाए, सर पे जाए, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा जो मेल नरिश बच्चे होते हैं उनमें चेस्ट सर्कमफ्रेंस कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम होता है हेड सर्कमफ्रेंस के। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन हेड साइज एंड चेस्ट सर्कमफ्रेंस। तो ये अब आपके ख़त्म हो जाते हैं। अभी तक जो हमने पढ़े थे वो आपके थे एज डिपेंडेंट एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स। एज डिपेंडेंट एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स में हमने पढ़ा था आपकी हाइट पढ़ा है, आपकी लेंथ पढ़ा है, ठीक है, आपका वेट पढ़ा है, और फिर हमने चेस्ट सर्कमफ्रेंस पढ़ा है, और फिर हमने चेस्ट सर्कमफ्रेंस पढ़ा है, और फिर हमने
हेड सर्कमफ्रेंस पढ़ा है, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है एज इंडिपेंडेंट एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, ठीक है। ये जो होती हैं ये अब आपकी होंगी बॉडी कंपोजिशन के असेसमेंट। इसमें आपका आ जाता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स आपका BMI मेजर किया जाता है। BMI इज द बॉडी मास इंडेक्स इज द वेट ऑफ अ चाइल्ड और एडल्ट इन kg डिवाइडेड बाय देयर हाइट इन मीटर स्क्वायर्स। सिंपली आपका जो वेट होता है उसको kg में लेते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स सिस्टम के हिसाब से है, ठीक है। मैट्रिक्स सिस्टम के हिसाब से आपका जो है, हम मैट्रिक्स सिस्टम फॉलो करते हैं, तो मैं आपको वही बता रही हूँ। मैट्रिक्स सिस्टम के हिसाब से वेट इन kg डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, तो वो आपका BMI हो जाता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास मतलब हाइट और वेट का आपस में कितना कंपैरिजन है, और उससे हमें पता चल जाता है कि इधर बॉडी का मास कितना है अकॉर्डिंग टू हाइट। नेक्स्ट आपकी एग्जांपल है वेट इन kg डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो एग्जांपल में देख लें 40 kg अगर वेट है और 1.5 अगर आपकी हाइट है इन मीटर स्क्वायर्स, अगर मीटर स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर लें तो 2.25 हो जाती है, ठीक है। फिर 2.40 डिवाइडेड बाय 2.25 इज इक्वल टू 17। ये 17.78 जो है ये आपका BMI आ जाता है, ठीक है। अब आप जरा यहाँ पे देख लें BMI होना कितना चाहिए। तो 18.5 से अगर कम होगा तो वो इंडिविजुअल अंडरवेट है, ठीक है। नॉर्मल आपका, आप इस ऊपर देख सकते हैं, नॉर्मल आपका 18.5 टू 24.9 होना चाहिए। ओवरवेट जो है वो 25 टू 29.5 होते हैं। ओबीस 30 टू 34.9 और एक्सट्रीमली ओबीस 35 होते हैं, ठीक है। तो ये आपका बॉडी मास इंडेक्स है, और हमें हमारा बॉडी मास इंडेक्स हाइट और वेट के हिसाब से नॉर्मल होना चाहिए। 18.5 टू 24.9 में अगर आपका BMI आता है तो इट मीन्स आप नॉर्मल हैं, ठीक है। इवन अगर आपका 18.5 भी आ रहा है तो आप नॉर्मल है, लेकिन 18.5 से अगर आपका कम आता है, फॉर एग्जांपल 18.2 आता है, 18 आता है, 18.4 आता है, तो उस वक्त यू नीड टू लुक एट योर वेट और आपको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके सिंपल बॉडी मास इंडेक्सेस हैं। आपको मैं कहूँगी कि सिंपली आप अपना हाइट और वेट लें और उसको घर पे आप करके बॉडी मास, अपनी अपनी बॉडी मास इंडेक्स निकालें और फिर इस स्केल के हिसाब से मेजर करें कि आप कहाँ लाए करते हैं, ठीक है। और फिर आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ़ यू ऑल ऑफ यू कैन शेयर योर रिजल्ट्स विद मी, ताकि मुझे पता लग सके कि आप में से किन किन ने बॉडी मास इंडेक्स अपनी बॉडी का निकाला है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। सब वुमेन, यहाँ पे जितनी भी वुमेन है सब की सब 70 kg हैं, ठीक है। लेकिन देखना ये है हमने कि एक तो सबकी एज डिफरेंट है, ठीक है, और फिर दूसरा सबसे बड़ी चीज सबकी हाइट डिफरेंट है। अब हाइट दोनों तरीके से दी हुई है मैट्रिक्स सिस्टम से। ये मैट्रिक्स सिस्टम है 4/9 फीट 4 फीट 9 इंचेस और 145 सेंटीमीटर आपका इंपीरियल सिस्टम है। तो दोनों तरीकों से हाइट बताई हुई है। ये वुमेन आपकी 36 है 4 फीट 9 इंचेस में। This woman is 5 feet 7 inches. This woman is 5 feet 5.5 inches, 5 feet 8 inches, 5 feet 5 inches, 6 feet 1 inches. अब इन सब का BMI 70 है, तो हर किसी का BMI उनकी हाइट और वेट के हिसाब से होता है, ठीक है। तो the woman with 4 feet 9 inches उनका BMI 33 है, because 70 kg is too much high according to the height of 4.9, ठीक है। और आप यहाँ पे देखें 5'7" पे उनका BMI 24 है, 24 is fine, ठीक है। और 5 feet 5.5 इंचेस में BMI 25 है, जो कि इस हाइट के हिसाब से ज़्यादा है, ठीक है। कंपैरेटिवली आप इसमें ओवरवेट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जज कर सकते हैं कि कितना BMI होना चाहिए, और हर किसी का BMI उनकी हाइट के हिसाब से होता है, ठीक है।
नेक्स्ट आपका आ जाता है वेस्ट सर्कमफ्रेंस। अच्छा, आई एम अर्जिंग ऑल ऑफ यू अगेन कि आप अपना BMI निकालें ताकि मुझे पता लग सके कि आपने किया है। और दूसरी बात ये कि अगर आपको कोई मसला आता है BMI निकालने में तो यू कैन आस्क मी। आगे आ जाए वेस्ट सर्कमफ्रेंस। वेस्ट सर्कमफ्रेंस आपका होता है waist circumference is a measurement taken around the abdomen at the level of umbilicus, belly button पे। बेली बटन पे आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है, ठीक है। आप बेली बटन पे आप सिंपल अपनी जो टेलर्स टेप होती है, मेजरिंग टेप होती है, उसको आप बेली बटन से के इर्द गिर्द आप राउंड अबाउट लेते हैं, तो वहाँ से आपकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस ले ली जाती है। और वेस्ट सर्कमफ्रेंस क्यों ली जाती है? इट मेजर्स एब्डोमिनल फैट, ठीक है, कि आपका वेस्ट पे ज़्यादातर आपको मैं बता देती हूँ कि ज़्यादातर बॉडी का जो फैट होता है वो ज़्यादातर स्टोर होता है अराउंड एब्डोमेन। मेन में ज़्यादातर एब्डोमेन में होता है, वुमेन में भी काफ़ी हद तक एब्डोमेन में होता है, और फिर वुमेन में अराउंड थाइस भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बाकी भी कुछ पार्ट्स हैं जिनमें होता है, जैसे स्किन के अंदर, ठीक है, और बाकी कुछ और पार्ट्स होते हैं बॉडी के जहाँ पे हो सकता है, जैसे कि आपकी बाइसेप्स आ जाते हैं, ट्राइसेप्स आ जाते हैं, वहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अमाउंट होती है बॉडी फैट की वो आपकी एब्डोमेन में होती है, ठीक है। तो एब्डोमेन में कहाँ? सबक्यूटेनियस लेयर जो आपकी स्किन के नीचे लेयर होती है, और स्किन के अंदर इंट्रा एब्डोमेन में फैट जमा होती है, ठीक है। तो असल मेन बॉडी फैट का जो रिजर्व है या स्टोर है वो इंट्रा एब्डोमेन में है, एब्डोमेन के फैट में है। तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि इधर इंडिविजुअल इज़ प्रॉपरली नॉरिश्ड या उनकी एनर्जी इनटेक बहुत ज़्यादा हाई है। अगर उनकी एनर्जी इनटेक बहुत ज़्यादा हाई होगी तो बहुत ज़्यादा फैट उनकी एब्डोमेन में जमा होगा, और वहाँ से आप सिंपली बहुत आसानी से आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि पर्सन ओवरवेट है या उसमें फैट की बॉडी में फैट अमाउंट कितनी ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू द लीन मसल मास के हिसाब से। Men generally have a pattern of distribution higher ratio than of सबक्यूटेनियस वुमेन एडिपोज टिश्यू। इसका मतलब ये है कि मेन में ज़्यादातर जो फैट होती है वो एब्डोमेन में ज़्यादा जमा होती है। वुमेन बिकॉज वुमेन हैव अदर कर्व्स, ठीक है, उनके थाइज होते हैं, हिप्स होते हैं, और बाकी जैसे बाइसेप्स वगैरह हो जाते हैं, तो वहाँ पे अक्सर फैट जमा होती है। लेकिन ज़्यादातर मेन में ये मसला होता है क्योंकि एब्डोमेन में फैट ज़्यादा जमा होती है। सारी बॉडी की जो फैट जितनी भी होगी, अगर दे आर ओवरवेट या ओबीस, तो सबसे पहले एब्डोमेन में आएगी, ठीक है। Excess abdominal fat is associated with risk of cardiovascular diseases and metabolic disorders। तो यहाँ से ज़्यादातर हम वेस्ट सर्कमफ्रेंस लेते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का रिस्क देखने के लिए, ओबेसिटी चेक करने के लिए, ठीक है। फिर आ जाता है आपका वेस्ट टू हाइट रेशो। आपकी वेस्ट आपकी हाइट के हिसाब से कितनी है, ठीक है। तो एडल्ट्स में भी और बच्चों में, दोनों में इट शुड बी लेस देन 0.5, ठीक है। अच्छा, हाउ टू मेजर वेस्ट सर्कमफ्रेंस। तो आप अगर देख लें जस्ट बिलो द रिब, ये जो लास्ट आपकी रिब यहाँ पर खत्म होती है, ठीक है, तो ये आपका नैरोड पार्ट होता है, ठीक है, और ये आपका बेली बटन है, ठीक है। तो ज्यादातर आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे आपको मेजर करना चाहिए अपनी वेस्ट आपकी ये नैरोड पार्ट पे नहीं मेजर होती, गलत मेजरमेंट्स आएंगी। आपकी वेस्ट यहाँ पे मेजर होती है, इस पॉइंट पे, बेली बटन पे, ठीक है। अच्छा, तो आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड हेल्थ रिस्क्स, ठीक है। फॉर मेन आपकी होती है मोर देन 40 इंचेस अगर होगी तो ये आपके लिए ज़्यादा है, ठीक है, और वुमेन में मोर देन 35 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो more than 40 inches in men is equal to obesity and more than 35 inches in women is equal to obesity। इनसे कम होनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है वेस्ट टू हिप रेशियो। इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन मैं अभी आपको इतना बता रही हूँ कि वेस्ट टू हिप रेशियो में आपकी जो हिप होती है आपकी वाइडेस्ट पार्ट ऑन द बटक एरिया। बटक्स पे आपका जो हिप्स का जो आपका वाइडेस्ट पार्ट होता है वो यहाँ पर होता है, इस एरिया में। तो इस एरिया पे आप मेजर करते हैं और जितनी आपकी आती है उसको आप वेस्ट के हिसाब से मेजर करते हैं, ठीक है। तो फॉर मेन 0.9 to 1 होनी चाहिए और फॉर वुमेन
0.85 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा जो है हेल्थ रिस्क से एसोसिएटेड होगा। ठीक है। अच्छा, वेस्ट सरकमफ्रेंस की ये मेजरमेंट्स हैं। मैं आपको मेट्रिक सिस्टम के हिसाब से बता रही हूँ। नॉर्मली मेन में होनी चाहिए, दोबारा से आपकी ये रिपीट हो रही है, नॉर्मली मेन में जो नॉर्मल होगी वो तकरीबन 31 टू 37 इंचेस होनी चाहिए, और वुमेन में 25 टू 31.5 होनी चाहिए। अगर 40 इंचेस तक होगा मेन में तो वो ओवरवेट है, और अगर 35 इंचेस वुमेन में होगा तो वो ओवरवेट है। और अबव 40 इंचेस ओबीज होते हैं, और अबव 35 इंचेस ओबीज होती हैं वुमेन। ठीक है। तो नॉर्मल आपकी जो होती है 31 टू 37 इन मेन होती है, और वुमेन में 25 टू 31.5। तो आप ये देख लें, वुमेन में मर्द के कंपैरेटिवली कम होनी चाहिए। ठीक है। तो इतनी आपकी इंचेस होनी चाहिए, वेस्ट होनी चाहिए। अगर ये इससे ज़्यादा है तो देन यू माइट बी ओबीस और ओवरवेट। अब मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। ये वेस्ट मेजरमेंट चार्ट है फॉर वुमेन। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अ पर्सन इज 5 फीट 2 इंचेस, तो उनकी आइडियल जो वेस्ट है वो 24.5 इंचेस होनी चाहिए। ठीक है। अगर इससे ज़्यादा होगी तो वो ओवरवेट या ओबीज होंगी। ठीक है। तो आप बीइंग अ वुमेन यहाँ से चेक कर सकते हैं, और इसी तरह से फॉर मेन देयर आर आल्सो चार्ट्स अवेलेबल ऑन द नेट। तो ये आप यहाँ से सिंपली अपने चार्ट से मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है। वरना अगर चार्ट नहीं तो ये आपको नॉर्मल याद होनी चाहिए। ये आप इंचेस में आप सिंपल याद कर लें, ये दोनों आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए कि हायर देन 40 ओबीज है और हायर देन 35 फॉर वुमेन ओबीज है। ठीक है। नॉर्मल आपका फॉर मेन 31 टू 37 और फॉर वुमेन 25 टू 31.5 होनी चाहिए। वेस्ट टू हिप रेशो। तो वेस्ट टू हिप रेशो अब कैसे मेजर होती है, मैंने आपको पहले बताया। वेस्ट टू हिप रेशो मैंने आपको बता दिया है कि आपकी वेस्ट होनी चाहिए ऑन द बेली बटन, और हिप्स जो हैं आपकी वाइडेस्ट पार्ट ऑफ हेड। तो आपने सिंपली वहाँ पे इंच स्टेप राउंड अबाउट करनी है, तो वहाँ से आपको मेजरमेंट आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, वेस्ट टू हिप रेशो अब निकाली कैसे जाती है? वेस्ट टू हिप रेशो आपकी निकाली जाती है, कैलकुलेट होती है सिंपली WHR वेस्ट टू हिप रेशो। वेस्ट सर्कमफ्रेंस आप लेंगे और हिप सर्कमफ्रेंस लेंगे, वेस्ट सर्कमफ्रेंस को हिप सर्कमफ्रेंस से डिवाइड कर देंगे, तो जो आपका वैल्यू होगी वो आपकी वेस्ट टू हिप रेशो होगी। When people are overweight or obese, these two are distinct patterns of fat distribution। तो क्या मतलब है कि हम वेट चेक करने के लिए, या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वेस्ट और हिप रेशियो चेक करते हैं हम फैट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है। कि फैट कितना है बॉडी में, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान और नॉन इन्वेजिव तरीके यही हैं वेस्ट और हिप रेशियो चेक करने के। अच्छा, तो अब इसमें एप्पल, दो तरह की आपकी बॉडी शेप्स या इमेजेस होती हैं। एप्पल जो होती है उसमें एप्पल शेप होती है एक, और एक पियर शेप होती है। ठीक है। ओबेसिटी या फैट डिपॉजिट होने के दो तरीके हैं। एप्पल शेप्ड जो पीपल होते हैं उनकी ज़्यादातर फैट एब्डोमेन एरिया में होती है, और जो पियर शेप्ड इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी फैट ज़्यादातर हिप्स में और थाइज में होती है। ठीक है। तो जिनकी फैट ज़्यादातर एब्डोमेन में होगी वो एप्पल शेप्ड होते हैं, और जिन इंडिविजुअल्स की फैट ज़्यादातर हिप्स और थाइज में होती हैं वो पेयर शेप्ड होते हैं। अच्छा, ज़्यादातर मेन दे आर एप्पल शेप्ड, एंड ज़्यादातर वुमेन दे आर पेयर शेप्ड, although it can happen in both sexes। एप्पल और पेयर शेप्ड इंडिविजुअल्स जो हैं मेन में भी होते हैं और वुमेन में भी हो सकते हैं। डिवाइड द वेस्ट सर्कमफ्रेंस बाय हिप मेजरमेंट, तो उससे आपको पता चल जाता है। वेस्ट सर्कमफ्रेंस स्मॉलेस्ट सर्कमफ्रेंस अबव नेवल, और हिप मेजरमेंट जो है लार्जेस्ट सर्कमफ्रेंस होती है बॉटम की। ठीक है। वहाँ से आपको वेस्ट हिप रेशो आ जाती है। अच्छा, जितने भी एप्पल शेप्ड होते हैं उनको ज़्यादातर खतरा होता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का, कोरोनरी हार्ट डिजीजेस का, हाई बीपी का, और टाइप 2 डायबिटीज़ का। अच्छा, आप ये देख लें, मेल की वेस्ट टू हिप रेशियो जो है कितनी होनी चाहिए।
जब आप सिंपल अपनी वेस्ट और हिप रेशियो को डिवाइड करके फिगर्स लेके आएंगे तो नंबर्स वो इस तरह से आएंगे। तो अगर तो लेस देन 0.9 है, ठीक है, तो ये नॉर्मल वेट है, ठीक है। आपका तकरीबन वेस्ट टू हिप रेशियो लेस देन 0.9 होनी चाहिए फॉर मैन। अगर 0.9 से 0.99 है तो वो मॉडरेट रिस्क ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसका मतलब है आप ओवरवेट है। और अगर 1 या 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है आप ओबीज हैं और एंड यू शुड लूज योर वेट क्विकली, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन की फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड वुमेन फ्रॉम हेयर टू हेयर, यहाँ से आपकी इनकी हिप रेशियोज और वेस्ट और हिप रेशियोज मेजर होती हैं। द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द हिप्स आपका ये एरिया होता है। फीमेल में इसी तरह से अगर लेस देन 0.8 है तो शी इज नॉर्मल एंड हेल्थी, 0.8 से 0.89 है तो ओवरवेट है, 0.9 या इससे ओवर है तो वो ओबीस है। अच्छा, अब मैं आपको एप्पल और पीयर शेप्ड का बता रही हूँ। एप्पल शेप्ड ओबेसिटी में ज्यादातर फैट आपकी एब्डोमेन एरिया में होती है और पीयर शेप्ड ओबेसिटी में ज्यादातर फैट आपकी थाइज और हिप एरिया में होती है, नीचे की तरफ होती है, ठीक है, और एब्डोमेन में यहाँ ऊपर की तरफ होती है। मेन एप्पल शेप्ड ज्यादातर ओबेसिटी यहाँ पे होती है। तो अब अगर हम यहाँ देख लें तो ज्यादातर बॉडी शेप्स इस तरह की होती हैं। पीयर शेप्ड, ठीक है, या हम उसको ट्रायंगल शेप कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, मेन में आपकी ओबेसिटी यहाँ पे होगी या फैट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होगी। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, हमारी जेनेटिकली हर इंडिविजुअल की शेप डिफरेंट होती है, ठीक है। तो सब इंडिविजुअल की शेप्स इनमें लाई करेंगी, या तो दे कैन बी ट्रायंगल, दे कैन बी इन्वर्टेड ट्रायंगल, एप्पल, रेक्टेंगल या और ग्लास। अब मैं आपको इसके बारे में समझा देती हूँ थोड़ा सा। जितने भी इंडिविजुअल्स मेन और वुमेन जो जेनेटिकली, फॉर एग्जांपल, अच्छा अगर हम इसको सिंपली देख लें बॉडी शेप के हिसाब से देख लें, अभी हम इसमें ओबेसिटी की नहीं देखते, फैट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखते, ये जनरल आपकी, अगर आप वेट लूज भी कर लेंगे तो जनरल बॉडी इमेज आपकी इसी तरह से होती है, ठीक है। जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड बॉडी इमेज आपकी यही होगी, ठीक है। तो उसमें हेवियर साइड होती है वुमेन और मेन की आफ्टर द बेली बटन। तो अगर वो आपके थाइज हैवी हैं या हिप्स हैवी हैं तो वो आपकी जेनेटिकली होगा, तो वो आप पियर शेप्ड हैं, ठीक है। तो आप पियर शेप्ड या जो ट्रायंगल्स होते हैं उनके थाइज और हिप्स हैवी होते हैं। फिर जो इन्वर्टेड ट्रायंगल होता है उनमें क्या होता है, ये ज्यादातर शेप होती है आपका जो शोल्डर्स होते हैं, शोल्डर्स बहुत ज्यादा वाइड होते हैं, ठीक है। शोल्डर्स, मेन के शोल्डर्स और चेस्ट वाइड होती है, ठीक है। वुमेन की भी शोल्डर एंड चेस्ट वाइड होती है और नीचे से थाई एरिया, ये एब्डोमेन एरिया, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। तो ये इन्वर्टेड ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड ट्रायंगल्स के हमेशा शोल्डर्स ज्यादा ब्रॉड होते हैं, ठीक है। फिर एप्पल शेप्ड लोग होते हैं या आप उनको सर्कल शेप्ड लोग कह सकते हैं, ठीक है। जेनेटिकली सर्कल शेप्ड या एप्पल शेप्ड लोग जो होंगे उनका मिडल एरिया, ज्यादातर मिडल एरिया जो है वो सर्कल होगा, राउंडर होगा, फैट डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे ज्यादा होगी, तो वो सर्कल या एप्पल शेप्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर रेक्टेंगल शेप्ड जो होते हैं वो उनका जो शोल्डर्स हैं और नीचे थाइज हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। तो यहाँ वाला सर्कमफ्रेंस और यहाँ वाला सर्कमफ्रेंस तकरीबन सेम होता है। तो ये बहुत लीन, जिनकी लीन अपीयरेंस होती है और स्ट्रेट जैसे फ्लैट बोर्ड होता है, इस तरह की जो अपीयरेंस होती है वो ज्यादातर रेक्टेंगल शेप्ड होते हैं। और फिर और ग्लास बहुत कम लोग होते हैं, ठीक है। वुमेन में इट्स वेरी लाइकली और इट्स कंसिडर्ड अपीजिंग एंड अपीजिंग टू द आई, ठीक है, प्लेजेंट टू द आई, ठीक है। तो और वेरी मच डिजायर्ड इमेज है और ग्लास की। उसमें क्या होता है, वेस्ट बहुत कम होती है, चेस्ट एरिया बहुत ज्यादा होता है और थाई एरिया भी ज्यादा होता है, वेस्ट अननेचुरली पतली होती है, ठीक है। तो ये और ग्लास फिगर होता है, ठीक है। ज्यादातर वुमेन लाई करती हैं ट्रायंगल में, ठीक है, ट्रायंगल में लाई करती हैं, ठीक है, या फिर आपकी ज्यादातर ट्रायंगल में होती हैं और उसके बाद बाकी शेप्स हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आपकी जेनेटिक शेप्स हैं, ठीक है। अब जेनेटिक शेप्स हो गई,
लेकिन अगर जेनेटिक शेप में अगर आपके थाई एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या आपका एब्डोमेन एरिया, वेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसा कि एप्लिया पेयर शेप्ड है, तो वो आपकी एप्लिया पेयर शेप्ड ओबेसिटी होती है। दो तरह की ओबेसिटीज़ होती हैं, ठीक है। उनमें या तो आपकी एप्पल शेप हो जाएगी, ठीक है, एब्डोमेन एरिया मेन में ज़्यादातर एप्पल शेप्ड होती है, ठीक है, और या फिर आपकी पेयर शेप्ड होकर नीचे थाइज वाला एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये आप सारी शेप्स जो हैं या इन शेप की ओबेसिटीज को हम इजीली मेजर कर सकते हैं थ्रू वेस्ट एंड हिप रेशो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया है वेस्ट एंड हिप रेशो का, ठीक है। आगे आ जाए मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। ये हम नेक्स्ट आपके लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। आपका टाइम हो गया हुआ है, तो अभी तक हमने आपका पढ़ा है, रिवाइज कर लेते हैं। एज इंडिपेंडेंट एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स ये हमने पढ़ी हैं आपकी, ठीक है। और हमने एज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मेजरमेंट्स पढ़ी हैं, ठीक है। एज डिपेंडेंट मेजरमेंट्स थी आपकी हाइट, वेट, ठीक है, और आपकी चेस्ट सर्कमफ्रेंस और हेड सर्कमफ्रेंस। और एज इंडिपेंडेंट में हमने पढ़ा है बॉडी मास इंडेक्स, वेस्ट सर्कमफ्रेंस और वेस्ट टू हिप रेशो। तो ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ा है। बाकी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।